हेलो एवरीवन, दिस इज रवि और वेलकम टू द क्लास। और आज हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का 8वां लेक्चर करेंगे और इस लेक्चर में हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को ख़त्म कर देंगे। ख़त्म, बात समझ में आया? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को आज हम लोग ख़त्म करेंगे। आज जो टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रोपोटेंशियल सरफेस, उसके बाद इलेक्ट्रिक डाइपोल पढ़ने के बाद हम लोग यह चैप्टर खत्म करेंगे और इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट पढ़ने के बाद हम लोग यह चैप्टर खत्म करेंगे। तो आज हमारा यह चैप्टर खत्म हो जाएगा। इसके बाद अगला जो चैप्टर होगा करंट इलेक्ट्रिसिटी हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो जैसा कि हम बोले थे कि वीडियो लेक्चर रेगुलर आएगा और जल्द ही रेगुलर आने के साथ साथ आपका सेंटर एग्जाम से पहले आपका जो चैप्टर होगा सारा खत्म हो जाएगा। उसी तरह यह चैप्टर भी आज खत्म होगा। तो शुरू करते हैं अपना पहला लेक्चर, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रोपोटेंशियल सरफेस। तो देखिए हम पहले से बोर्ड पे लिख के रखे हुए हैं। तो इलेक्ट्रोपोटेंशियल सरफेस क्या होता है? इक्विपोटेंशियल सरफेस। इक्विपोटेंशियल सरफेस होता क्या है ये हम लोग बोर्ड पे लिखे हुए हैं, पढ़ते हैं फिर समझते हैं क्या है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो देखिए इक्विपोटेंशियल सरफेस किसको कहते हैं? द सरफेस एट विच इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आइडेंटिकल एवरीवेयर इज नोन एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो ऐसा सरफेस जहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बराबर हो, आइडेंटिकल हो, सेम हो, जो कहना है सो कहो, इक्वल हो, उसको हम कहते हैं, आपको हम लोग क्या कहते हैं? इक्विपोटेंशियल सरफेस कहते हैं। ठीक, इक्यू मतलब इक्वल, पोटेंशियल मतलब पोटेंशियल और सरफेस मतलब कोई सरफेस। ठीक, तो इस नाम से ही पता चलता है कि ऐसा सरफेस जहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आइडेंटिकल हो सब जगह पे, इक्वल हो सब जगह पे, उस चीज़ को बोलते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस। बात समझ में आई? बहुत छोटा सा ही डिफिनेशन था। इक्विपोटेंशियल सरफेस के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स सब हैं, वो हम लोग देखेंगे और उसके बाद समझेंगे। तो पहला पॉइंट पढ़ते हैं, क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज मेक्स एन एंगल 90 डिग्री विथ द इक्विपोटेंशियल सरफेस। पहला बात बोल रहा है कि इक्विपोटेंशियल सरफेस है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इक्विपोटेंशियल सरफेस से 90 डिग्री का एंगल बनाता है। पहला पॉइंट, लाइन का पहला पॉइंट ये है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इक्विपोटेंशियल सरफेस से 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। लिख लो, साफ साफ लिखा हुआ है, लिख सकते हो, लिखा हुआ है, आप लोग देख कर लिख सकते हो। दूसरा बात बोल रहा है डायरेक्टेड फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्टेड क्या होगा? सरफेस पे डायरेक्टेड कहाँ होगा? हायर पोटेंशियल से लेके लोअर पोटेंशियल की थ्रू तरफ यह डायरेक्टेड होगा, मतलब यह उस डायरेक्शन में जाएगा। बात समझ में आई? तो पहला लाइन ये क्लियर है और यह कॉन्सेप्ट बहुत ही आसान है कि इलेक्ट्रिक फील्ड 90 डिग्री का एंगल बनाता है इक्विपोटेंशियल सरफेस से और डायरेक्टेड होता है, उसका डायरेक्शन क्या होता है? हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल उसका डायरेक्शन होता है। बात समझ में आई? बहुत ही आसान था, बहुत ही ईजी था, सब समझ में आ रहा है। चलिए दूसरा लाइन पढ़ते हैं, क्या है? दूसरा पॉइंट पढ़ते हैं हम लोग, क्या है? टू और मोर देन टू इक्विपोटेंशियल सरफेस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर बिकॉज। बोल रहा है कि दो से ज़्यादा इक्विपोटेंशियल सरफेस एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते हैं। दो से ज़्यादा इक्विपोटेंशियल सरफेस एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकते हैं। मतलब एक इक्विपोटेंशियल सरफेस ये है, एक इक्विपोटेंशियल सरफेस ये है, एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकता है, यह गलत हो जाएगा। ठीक, और क्यों? बिकॉज आगे बढ़ते हैं। बिकॉज एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कैन नॉट बी ऑब्टेन। तो पॉइंट जहाँ पे अगर हम क्या किए, इंटरसेक्शन करा दिए, लेकिन जहाँ पे इंटरसेक्शन हो जाएगा वो उस इक्विपोटेंशियल सरफेस पे आप इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन पता नहीं कर सकते हैं। क्लियर है? आसान था। इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होता है कि जहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बराबर हो, सेम हो, इक्वल हो, आइडेंटिकल हो, उस सरफेस को हम क्या बोलते हैं? इक्विपोटेंशियल सरफेस बोलते हैं। और दो पॉइंट हम लोग समझे हैं। वीडियो को रिवाइंड कीजिए और फिर से समझिए उस पॉइंट को, अगर आपको समझ में नहीं आया है मेरी बात तब। ठीक, आसान है, बहुत समझ में आएगा और बहुत ईजी था। तो हम लोग यह समझ चुके हैं, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तब तक के लिए आप लोग इसको नोट करें और फिर उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक, आप इसको नोट करें और आगे बढ़ते हैं, क्योंकि एग्जाम में आपको यही लिख के आना है। इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होता है, यहाँ से लेके यहाँ तक लिखना है। उसके बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट पूछा या उसके बारे में होता है ना अच्छी बातें, वो ये हम लिखवाए हैं। ठीक, और अच्छी बातें इसके बारे में है तो और लिखेंगे हम लोग। तब तक आप लोग इसको छापिए, नोट कीजिए या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग और इसमें तीसरा पॉइंट हम लोग का क्या होगा वो पढ़ते हैं। ठीक, तीसरा पॉइंट जो होगा इलेक्ट्रोपोटेंशियल सरफेस के बारे में, वो क्या है पढ़ते हैं। तो
the work done by the external agent for moving an electric charge from one point to another point of the equipotential surface is zero। तो कह क्या रहा है कि जो वर्क डन होता है, अगर कोई एक्सटर्नल एजेंट है आता है और इक्विपोटेंशियल सरफेस पे कोई एक चार्ज रखा हुआ है और उसको एक सरफेस एक जगह से उस सरफेस पे एक जगह से लेकर दूसरे जगह जाने में जो वर्क डन होता है वो वर्क डन जीरो होता है। क्या कह रहे हैं फिर से समझिए, इक्विपोटेंशियल सरफेस है ये, ठीक, यहाँ पे एक चार्ज पार्टिकल है, ठीक, इस चार्ज पार्टिकल पर एक एक्सटर्नल एजेंट आता है, कुछ वर्क डन करता है और इस चार्ज पार्टिकल को यहाँ से लेके यहाँ तक जाता है। तो यहाँ से लेके यहाँ जाने में इस चार्ज पार्टिकल को जो एक्सटर्नल एजेंट वर्क डन करता है वह वर्क डन जीरो होता है। वह क्या होता है, वर्क डन जीरो होता है। फिर से हम लोग डायग्राम पे समझते हैं कि यह मान लीजिए यह एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है, यहाँ पे एक चार्ज पार्टिकल Q है, इस चार्ज पार्टिकल को यहाँ से लेके यहाँ पे हम लोग लाए, क्या किए, यहाँ पे हम लोग लाए, एक्सटर्नल एजेंट हम लोग वर्क किए इस पे। तो ये जो वर्क डन होगा यहाँ पे वो वर्क डन क्या होगा, जीरो होगा। वो क्या होगा, वर्क डन क्या होगा, जीरो होगा। बात समझ में, वो वर्क डन क्या होगा, जीरो होगा। तो यह देखिए, और वो यह उसके बाद यह जो फिगर है, यह फिगर एक पॉइंट चार्ज का इलेक्ट्रोपोटेंशियल सरफेस का फिगर है कि एक पॉइंट चार्ज इलेक्ट्रोपोटेंशियल सरफेस किस तरह का बनाएगा। तो मान लिए बीच में एक पॉइंट चार्ज यहाँ पे है, बीच में एक पॉइंट चार्ज है, तो एक छोटा सा एक सरफेस इस तरह का, एक सरफेस ये बड़ा और एक सरफेस ये पूरा बड़ा वाला इस तरह का सरफेस बनाएगा। तो ये वाला ये जो ये है या ये छोटा वाला है, ये क्या है, इक्विपोटेंशियल सरफेस है। ये क्या है, इक्विपोटेंशियल सरफेस है। और ये जो आपको लाइंस दिख रहे हैं, ये लाइंस क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक, ये लाइंस क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, ठीक, यह लाइन क्या है, यह इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है। बात समझ में है। तीसरा पॉइंट क्या था कि वर्क डन जो भी एक्सटर्नल एजेंट इलेक्ट्रोपोटेंशियल सरफेस पे करेगा वो जीरो होगा। और ये जो फिगर है, डायग्राम बनाया है, यहाँ हम एक पॉइंट चार्ज पार्टिकल Q रखे हैं बीच में और उसका इक्विपोटेंशियल सरफेस किस तरह का बनेगा, वो इस तरह का पहले, फिर इस तरह का, फिर इस तरह का, इतना बड़ा, इस तरह बड़ा करते करते इस तरह का इलेक्ट्रोपोटेंशियल सरफेस यह बनाएगा। बात समझ में आई? यहाँ तक आपको सबको क्लियर? बहुत आसान है, बहुत ईजी है, बहुत मज़ा आ रहा है पढ़ने में। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक। तो आगे हम लोग अब देखेंगे कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड से इलेक्ट्रोपोटेंशियल कैसा होगा वो देखेंगे। तब तक आप इसको नोट करें, ठीक, तब तक आप इसको नोट करें और इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप लोग, आपको जैसा इच्छा करें जो कर सकते हैं सो करिए। चलिए लिखिए। अब देखिए हम लोग ये क्या बनाए हैं, दो इक्विपोटेंशियल सरफेस हम लोग बनाए हैं। उससे जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनेंगे या उसका जो इक्विपोटेंशियल सरफेस जिस तरह का होगा उस किस तरह का इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास कर रहा होगा वो फिगर बनाया है। बात समझ में? तो ध्यान दीजिए, एक ये और एक ये इक्विपोटेंशियल सरफेस दो है और इसके बीच से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास कर रहा है, दिखाई दे रहा होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास कर रहा है। और ये सब जो लाइन्स है वो क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स है। तो यह क्या है, इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्यू टू यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। इक्विपोटेंशियल सरफेस है किस ड्यू टू क्या है, क्या यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण, ठीक, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण जो इक्विपोटेंशियल सरफेस बन रहा है वो है। बात समझ में? वो है। ये फिगर था समझाने के लिए दिया है कि दो फिगर इक्विपोटेंशियल सरफेस है और दोनों पर तीनों इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास कर रहा है। पास तो बहुत सारा लाइन कर रहा होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कर रहा होगा, लेकिन हम 3 को बना के दिखाए, ठीक। और इसमें नोटिस करने वाली बात यह है कि एक भी लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है। क्यों इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है? लेकिन जहाँ पे इंटरसेक्ट करेगा वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड हमको पता करने में हालत ख़राब हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पे हम पता ही नहीं कर पाएंगे, गलत हो जाएगा। तो ये एक फिगर आप और है जो आप बना सकते हैं, ठीक, एक फिगर आप और है जो बना सकते हैं, ठीक। ये दो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सरफेस है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण ये इस तरह का फिगर बनेगा, ठीक। और ये सब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स है, ये पूरा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स है, ठीक। बना लीजिए फिगर, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो अब हम लोग का जो इक्विपोटेंशियल सरफेस टॉपिक है वो समाप्त होता है। अब हम लोग इलेक्ट्रिक डाइपोल पढ़ेंगे, समझेंगे कि इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है। और इजी है, बहुत इजी है। इसकी तरह जो सरफेस अभी अपने इक्विपोटेंशियल सरफेस अभी पढ़े हैं उसी तरह ये भी बहुत इजी है। बात समझ में आया? ये भी मतलब इलेक्ट्रिक डाइपोल भी बहुत इजी टॉपिक है। तो कंटिन्यू करते हैं, आगे बढ़ते हैं। तब तक इसका स्क्रीनशॉट जो नहीं लिखे हैं ले लीजिए। तो शुरू करते हैं हम लोग अब अपना इलेक्ट्रिक डाइपोल, ठीक। इलेक्ट्रोपोटेंशियल सरफेस हम लोग अभी खत्म किए हैं, अब हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है पहले वो समझते हैं, उसके बाद देखते हैं उस तरह का आगे क्या होता है, ठीक। तो
पढ़ते हैं पहले कि क्या लिखा हुआ है इंग्लिश में। तो टू इक्वल एंड अपोजिट इलेक्ट्रिक चार्ज प्लेस नियर टू ईच अदर फॉर्म्स ए स्ट्रक्चर विच इज नोन एज इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो दो इक्वल एंड अपोजिट चार्ज, दो इक्वल एंड अपोजिट चार्ज, मान ली क्यू एक चार्ज है, एक प्लस क्यू चार्ज है, एक माइनस चार्ज, दो इक्वल भी है, क्यू है, दोनों क्यू है, और एक प्लस है एक माइनस है। दो इक्वल एंड अपोजिट चार्ज प्लेस नियर टू ईच अदर, क्या है, एक दूसरे के बगल में हम लोग प्लेस करते हैं, और वो लोग जो एक स्ट्रक्चर बनाएंगे, वो लोग जो एक स्ट्रक्चर बनाएंगे, एक फिगर बनाएंगे, उसी को हम लोग इलेक्ट्रिक डाइपोल कहेंगे। ये हम लोग अभी भाषा में समझे हैं, हिंदी और इंग्लिश भाषा में समझे हैं, अब हम लोग फिगर में समझेंगे। ठीक, तो देखिए एक निगेटिव चार्ज यहाँ है, एक पॉजिटिव चार्ज यहाँ है, दो इक्वल एंड अपोजिट चार्ज दिखाई दे रहा है, प्लेस्ड है नियर टू ईच अदर, बगल में ये प्लेस्ड कर दिए, हम इसको रख दिए हैं। और उसके बाद यह जो फिगर बना रहा है, इस लाइन को जो ज्वाइन करने के बाद यह जो फिगर बना रहा है, इसी को हम लोग इलेक्ट्रिक डाइपोल कहते हैं। बहुत इजी है, बहुत ही आसान है, बहुत ही गंदा है, ठीक, हलवा है, बहुत इतना आसान चीज़ क्या बताए। ठीक, इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है, दो इक्वल एंड अपोजिट चार्ज को हम एक दूसरे के बगल में बैठा देते हैं, और दोनों बैठाने के बाद में जो खिचड़ी पकाएगा, जो फिगर बनाएगा, जो स्ट्रक्चर बनाएगा, उसी को हम लोग इलेक्ट्रिक डाइपोल कहते हैं। बात समझ में आई। टू इक्वल एंड अपोजिट इलेक्ट्रिक चार्ज प्लेस नियर टू ईच अदर फॉर्म्स ए स्ट्रक्चर विच इज नोन एज इलेक्ट्रिक डाइपोल। और एक बात, जो लाइन इस दोनों चार्ज को ज्वाइन करेगा, ये जो लाइन ये ज्वाइन कर रहा है, इस दोनों लाइन को ज्वाइन कर रहा है, ये जो लाइन हम खींचे है उसको बोलते हैं एक्सिस ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। उसको क्या बोलते हैं हम लोग, एक्सिस ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। जो लाइन इन दोनों चार्ज को मिलाएगा एक साथ, उसको क्या बोलेंगे, एक्सिस ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। लिखा हुआ है साफ साफ इंग्लिश भाषा में, आपको समझ में आ रहा होगा। फिर बाद में क्या हो रहा है, यह जो पॉइंट O है, ये जो पॉइंट O हम बनाए हैं, यह जो पॉइंट O है, उसको हम लोग बोलते हैं सेंटर ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। जो पॉइंट इन दोनों के बीच, दोनों इलेक्ट्रिक चार्ज के बीच में जो पॉइंट होगा, दोनों इलेक्ट्रिक चार्ज के इक्वल डिस्टेंस पे बीच पे जो पॉइंट होगा, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, सेंटर ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। उसको क्या बोलेंगे, सेंटर ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। उसको क्या बोलेंगे हम लोग, सेंटर ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। बहुत आसान था, बहुत गंदा था, हम लोग समझ चुके हैं, बहुत इजी था। इसको अब आप लोग लिख लीजिए, और एक्सिस ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल और सेंटर ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल का हम डिफिनीशन लिखवाते हैं। बात समझ में आई। ठीक, तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, इसको लिखिए, जो मन करे आपको कीजिए, कोई मतलब नहीं हमको। तो जैसा कि हम बोले थे कि एक्सिस ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल और सेंटर ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल का हम डिफिनीशन लिखवाएंगे, तो ये है। फिर से हम जो बात हम इंग्लिश में बोले थे या समझाए थे, उसको ही हम लोग लिखे हैं यहाँ पे। द लाइन ज्वाइनिंग बोथ इलेक्ट्रिक चार्जेस ऑफ द इलेक्ट्रिक डाइपोल एलॉन्ग द मिनिमम सेपरेशन इज नोन एज द एक्सिस ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। जो मिनिमम सेपरेशन पे जो इलेक्ट्रिक चार्ज को हम लोग रख रहे थे, और उस दोनों इलेक्ट्रिक चार्ज को जिस लाइन से मिला रहे थे, उस लाइन को क्या कहते हैं, एक्सिस ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। बात समझ में है। और उसके बाद समझते हैं एंड इट्स ज्योमेट्रिकल सेंटर इज नोन एज सेंटर ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। और उसी जो लाइन का, उस जो एक्सिस ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल की लाइन का जो ज्योमेट्रिकल सेंटर होगा, उसी को बोलेंगे सेंटर ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। बात समझ में है। उसी को क्या बोलेंगे, सेंटर ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल भी हमारा खत्म होता है। अब हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। तब तक के लिए आप लोग इस चीज़ को लिखें। ठीक, तो अब हम लोग पढ़ते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। बात समझ में आई। अब हम लोग पढ़ेंगे, पर अब हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या होता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या होता है, इससे पहले हम लोग को याद करना होगा, या थोड़ी देर पहले जो पढ़े हैं डाइपोल मोमेंट, वो क्या होता है, एक बार फिर से समझते हैं। डाइपोल मोमेंट क्या होता है, दो इक्वल एंड अपोजिट चार्ज को हम एक दूसरे के बगल में प्लेस करते हैं, तो जो स्ट्रक्चर बनाता है उसको डाइपोल मोमेंट करते हैं। तो अब इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या होगा, द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ either electric charge of the electric dipole and the distance between them is known as electric dipole। कह क्या रहा है कि ये इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट में से, जो डाइपोल मोमेंट का जो फिगर बना है, जो स्ट्रक्चर बना है, उसके आइदर किसी भी चार्ज को, या तो प्लस वाला चार्ज को, या प्लस वाला चार्ज को, या माइनस वाले चार्ज के किसी भी चार्ज का मैग्नीट्यूड ले लीजिए। ठीक, मैग्नीट्यूड ले लीजिए, चार्ज क्यू। बात समझ में, मैग्नीट्यूड ले लीजिए चार्ज क्यू, और उसको क्या कीजिए,
एंड उसके डिस्टेंस से उन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है, उन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस d होगा उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए। जो चीज़ बनेगा, जो चीज़ कहलाएगा, जो चीज़ निकल के आएगा उसी को हम लोग क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। और इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट को हम P से डिनोट करते हैं और उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ये Q इंटू डी, Q इंटू डी। ये Q क्या है, इलेक्ट्रिक चार्ज, किसी भी इलेक्ट्रिक चार्ज का मैग्नीट्यूड है। D क्या है, डिस्टेंस बिटवीन देम है, उन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है सो है। तो इसी को कहते हैं, इसी चीज़ को हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट कहते हैं। बात समझ में, इसी को कहते हैं हम लोग इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। फिर से समझते हैं क्या है ये। द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर इलेक्ट्रिक चार्ज ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम इज नोन एज इलेक्ट्रिक डाइपोल। किसी भी चार्ज, दोनों चार्ज में से किसी भी चार्ज का मैग्नीट्यूड को अगर हम उसके दोनों के बीच का डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करते हैं, जो चीज़ नोन होगा उसी चीज़ को हम, जो चीज़ इज नोन एज या इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। दैट इज फार्मूला यही है। तो बहुत आसान है, बहुत ही ईजी है। फार्मूला से हम लोग डेफिनेशन निकाल सकते हैं। द प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इनटू डिस्टेंस ऑफ आइदर द इलेक्ट्रिक चार्ज, और तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। अगर जिसको अगर फार्मूला याद है, उसको अंग्रेजी थोड़ा बहुत आता है, वह डेफिनेशन खुद से बना सकता है, किसी के रटने का ज़रूरत नहीं है। ठीक, समझने का ज़रूरत है कि चार्ज को अगर डिस्टेंस से हम मल्टीप्लाई करते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट के केस में, तो उसको हम इलेक्ट्रिक डाइपोल कहते हैं। बात समझ में आई? बहुत इजी था, बहुत ही सिंपल था। इसके बारे में कुछ हम लोग और इंटरेस्टिंग बात जानते हैं, उससे पहले आप लोग इस चीज़ को लिखिए। लिखना ज़रूरी है क्योंकि एग्ज़ाम में आपको लिखिएगा तभी नंबर मिलेगा। तो और सेंटअप एग्ज़ाम बहुत ही करीब है, तो हम लोग को लिखना पड़ेगा। तो लिखिए। तो इसके बारे में कुछ इंटरेस्टिंग पॉइंट, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि यह एक वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी है। इट इज़ अ वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी। इट इज़ वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी। बात समझ में है? उसके बाद यह क्या है, इसका एसआई यूनिट कूलम मीटर होता है। इसका एसआई यूनिट क्या होगा, कूलम मीटर होगा। इसका एसआई यूनिट क्या होगा, कूलम मीटर होगा। दो इंटरेस्टिंग बात पता चली। इसका क्या पता चला, वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी है, इसका एसआई यूनिट क्या होगा, कूलम पर मीटर होगा। कूलम मीटर होगा, सिर्फ कूलम मीटर होगा। ठीक, उसके बाद इसका इंटरेस्टिंग पॉइंट एक और है, इट इज डायरेक्टेड फ्रॉम निगेटिव चार्ज टू इलेक्ट्रिक डाइपोल टू द पॉजिटिव चार्ज। यह निगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ क्या होता है, डायरेक्टेड होता है। यह क्या होता है, निगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज के थ्रू डायरेक्टेड होता है, उस तरफ उसका डायरेक्शन होता है। बात समझ में आई? तो ये रहा आपका पूरा इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। तो आज हम लोग का इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर खत्म होता है। ठीक, देखिए बोर्ड एग्जाम करीब में है, इसीलिए इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हम लोग मात्र 8 या 9 लेक्चर में ही ख़त्म किए हैं। ठीक, बात समझ में आए? जो बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा, जो बोर्ड एग्जाम में सिर्फ आएगा, वही पार्टिकुलर टॉपिक हम पढ़ाए हैं। बात समझ में आए? नहीं तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स 18 लेक्चर में पढ़ा जाता है। बात समझ में आए? नहीं तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स 15-18 लेक्चर में सिर्फ बोर्ड के लिए पढ़ा जाता है। हम लोग यह इससे सिर्फ वही टॉपिक पढ़े हैं जो बोर्ड एग्जाम में आएगा। अगर पूरा चैप्टर पढ़ना चाहते हैं तो उसके लिए आपको थोड़ा टाइम पेशेंस रखना होगा, या पूरा अब टाइम नहीं है। सच्चाई बात यह है कि टाइम नहीं है। अब कितना पूरा चैप्टर अगर पढ़िएगा तो 22 लेक्चर देखिएगा तो पॉसिबल ही नहीं है। और अगर आप जेई के लिए तैयारी करना चाहते हैं और चाहते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हम जेई के लिए पढ़े, उस लेवल के लिए आपको कम से कम 22 या 25-27 लेक्चर आपको सिर्फ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में देना होगा। जी जनाब, इतना बड़ा बड़ा चैप्टर सब ये सब है। तो हम लोग के लिए पास अब जो बच्चे बोर्ड के लिए तैयारी कर रहे हैं, जो नहीं पढ़े हैं, उनके लिए बस यही इंपॉर्टेंट है, जो हम पढ़ाए हैं यही बोर्ड में आएगा। उनका चैप्टर खत्म हुआ। बात समझ में आई? नहीं तो चैप्टर तो इतना बड़ा बड़ा है कि 22 लेक्चर 28 लेक्चर लगता है, या बोर्ड के लिए पढ़े तो 15 से 18 लेक्चर आराम से लगेगा। लेकिन हम लोग 8-9 लेक्चर में ख़त्म किए हैं। ये सिर्फ उसी चीज़ के लिए है, बोर्ड के लिए पार्टिकुलर यह कोर्स है जो बोर्ड के लिए डिजाइन किया गया है, और कुछ नहीं है। बात समझ में आई? तो आज हम लोग का इलेक्ट्रोस्टैटिक्स खत्म होता है, और अगली बार हम लोग जो मिलेंगे तब करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर जो है सेकेंड चैप्टर, वो हम लोग स्टार्ट करेंगे। उसके बाद हम लोग कैपेसिटर पढ़ेंगे। तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद। और एक बात, उससे पहले हम लोग गॉस लॉ भी पढ़ेंगे। ठीक, उससे पहले हम लोग गॉस लॉ भी पढ़ेंगे। ठीक, गॉस लॉ हम लोग कैपेसिटर में पढ़ेंगे। ठीक, गॉस लॉ हम लोग कैपेसिटर में पढ़ेंगे। ठीक, और ये हम लोग का इलेक्ट्रोस्टैटिक्स खत्म हुआ और करंट इलेक्ट्रिसिटी शुरू होगा। तो चलते हैं, इसके बाद हम लोग गॉस लॉ करेंगे। ठीक, इसके बाद हम लोग गॉस लॉ करेंगे।